फुरकान भाई के नंबर तो हो गए हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी कंपनी की डीप एनालिसिस करूँ और उसकी वैल्यूएशंस निकालूँ। तो मैं किन स्टेप्स को फ़ॉलो करूँ? वही 4 स्टेप्स फॉलो करो, वो जो हम करते हैं ना कि व्हाट डू द कंपनी डू? उसमें क्या होता है कि कंपनी के प्रोडक्ट को देखते हैं हम लोग। अब फॉर एग्ज़ाम्पल तुम लोग फॉलो कर रहे हो, उसके अंदर देखोगे कि वो क्या प्रोडक्ट बनाता है। अब ये फ़िल्म्स बनाता है फॉर एग्ज़ाम्पल या प्लास्टिक के कवर्स बनाता है। तो तुम एग्ज़ाम्पल लो जैसे वेफर का कोई डब्बा है। अब उसके अंदर कितनी पैकेजिंग इस्तेमाल हो रही है? वो जब डब्बे की जिस कार्टन में आता है वो भी एक पैकेजिंग है। उसके अंदर जो डब्बे होते हैं वो भी एक पैकेजिंग है। डब्बे के बाहर जो प्लास्टिक लगा होता है वो भी एक पैकेजिंग है और जिसके अंदर बिस्किट पड़े होते हैं वो भी एक पैकेजिंग है। तो तुम्हें सबसे पहले ये समझना है व्हाट डज़ द कंपनी डू? करती क्या है? प्रोडक्ट को जब तुम समझ लोगे, तुम्हें अंदाज़ा हो जाएगा ये किस सेगमेंट ऑफ पैकेजिंग में काम करता है, फिर तुम उससे एक लेयर ऊपर जाओगे। वो कैसे जाओगे? तुम देखोगे पाकिस्तान के अंदर इस प्रोडक्ट की फ़िल्म्स, पैकेजिंग उसकी टोटल डिमांड क्या है? कभी तुम्हें एलएसएम के नंबर से मिल सकती है, कभी तुम्हें इम्पोर्ट के नंबर से मिल सकती है। कोई ऐसी जगह ढूँढनी है जहाँ पे इंडस्ट्री वाइड नंबर्स मिल जाएँ। ये मिल गए, तुम्हें ये समझ में आ गया कि कंपनी करती क्या है और कंपनी का टोटल मार्केट साइज़ क्या है, ग्रोथ वगैरह सब समझ में आ गया। Then you come to the step number 2 of this same question, which is इनका कंपेटिटर कौन है? देखो, ऐसे हो सकता है कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, लेकिन ये जो कंपनी है ना, ये ग्रो नहीं कर रही है। ये पता कैसे चलेगा? ये पता चलेगा जब तुम कंपेटिटर एनालिसिस कर लोगे कि यही प्रोडक्ट और कौन-कौन बनाता है। यहाँ फँस जाओगे। फँसोगे कैसे? कंपेटिटर 2 किस्म के होते हैं। एक होता है लोकल, एक होता है इम्पोर्टेड। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारी चीज़ें इम्पोर्ट होती हैं। इसका मतलब क्या है कि इम्पोर्टेड को भी तुम्हें देखना है और लोकल को भी तुम्हें देखना है। इम्पोर्टेड का जब तुम्हारा लेंस होगा वो इम्पोर्ट नंबर से तुम्हें ऑलरेडी मिल चुका होगा। बट जो तुम्हारा इम्पोर्टेड का लेंस होगा वहाँ तुम देखोगे एंटी डंपिंग ड्यूटी कितनी है, कस्टम ड्यूटी कितनी है, रेगुलेटेड ड्यूटी कितनी है। क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर जो-जो चीज़ें बनती है ना वो महँगी बनती हैं इम्पोर्टेड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक या इम्पोर्टिंग प्राइसिंग के मुताबिक। सो तुम्हें देखना है कि यार कॉम्पिटिशन बाहर से आ रहा है या किसी लोकल कंपनी से आ रहा है। लोकल कंपनी से आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। वहाँ पे सिर्फ तुम्हें ये देखना है कि मेजर कॉस्ट क्या है एंड दिस ब्रिंग्स यू टू द सेकंड क्वेश्चन और इसको भूलना नहीं है इर्तिज़ा। क्वेश्चन ये है हाउ डू दे मेक इट? मतलब ये जो प्रोडक्ट पैकेजिंग का ये लोग बनाते हैं, इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या-क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, दाना इस्तेमाल होता है, बट यहाँ पे नहीं रुकना। दाने को तुम रख दोगे तो ऐसा तो नहीं है प्लास्टिक की फ़िल्म बन जाएगी। तुम्हें ये देखना है ये कन्वर्जन कैसे होती है फ्रॉम दाना टू द फाइनल प्रोडक्ट उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ये लोग कैसे करते हैं। सो पहला क्वेश्चन में हमने देखा कि व्हाट डू दे मेक, प्रोडक्ट को समझा, इंडस्ट्री को समझा, कंपेटिटर को समझा। दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि इनका कॉस्ट स्ट्रक्चर क्या है। अब आता है स्टेप नंबर 3, वो तुम इंटेल कार से भी कर सकते हो जो कल परसों लॉन्च किया है। तुम्हें ये देखना है कि हिस्टोरिकली कंपनी के मार्जिन, सेल्स ग्रोथ, डेट, अदर इनकम कैसी रही है। और फिर जो तुमने जितना भी ये 2 स्टेप्स में एनालिसिस किया है, ये तुम्हें डालना है फोरकास्ट के अंदर। डाल दिया तुमने, एटलीस्ट तुम्हारे पास 2-3 साल की फोरकास्ट रेडी होनी चाहिए, कि इसमें तुम्हें समझ में आ जाए कि यार मैंने जो इंडस्ट्री एनालिसिस की ना, उसके ऊपर मुझे ये ग्रोथ लग रही है। मैंने जो कॉस्ट एनालिसिस की, मुझे लगा पावर कॉस्ट नीचे जा रही है, पावर कॉस्ट ऊपर आ रही है, तो मेरी ये कॉस्ट लगेगी, इससे ग्रॉस मार्जिन निकलेगा, एडमिन एंड सेल्स एक्सपेंसेस इतना होगा। अगर तुम्हें यहाँ पे डेट मिल जाए कि कंपनी का डेट है, तो तुम्हें इंटरेस्ट रेट पे नज़र होना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें पता है ना इंटरेस्ट रेट पे हमारा क्या ओपिनियन है। वो इंटरेस्ट रेट का ओपिनियन तुम उस किताब के अंदर डालोगे। डाल दिया तुमने, तुम्हारे पास ईपीएस निकल के आ गया। चौथा सवाल क्या था? वैल्यूएशन। अब हमें या तुम्हें ये देखना है कि ये कंपनी अच्छी तो बहुत लग रही है, बट जिस प्राइस पे अवेलेबल है, उस प्राइस पे सही वैल्यूएशन है कि नहीं है। वो तुम देख सकते हो डीसीएफ एनालिसिस करके, वही इंटेल कार के ऊपर बना हुआ है, तुम पूरा डीसीएफ एनालिसिस उसपे कर सकते हो। और पी वैल्यूएशन वन्स अगेन इंटेल कार, तुम्हें खुद को एक्सेल पे करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट उस पे जाके कर सकोगे। सो आइडिया इज़ द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंपनी को समझो, उसकी कॉस्ट को समझो, उसके फाइनेंशियल्स के ऊपर आओ, जो तुम्हें हिस्टोरिकल ट्रेंड बताएगा कि कैसी चल रही है, वो प्लस द फर्स्ट 2 क्वेश्चन्स तुम आगे फोरकास्ट करोगे और उस वैल्यू को, उस अर्निंग्स को तुम वैल्यू में लेके आओगे। समझ आया? कोई सवाल रह गया? सोशल मीडिया पे मैं देखता हूँ ज़्यादातर ना कि ज़्यादातर लोग ईपीएस, पीई इस सब पे फ़ोकस करते हैं, लेकिन आपने तो इतना ज़्यादा इस पे फ़ोकस ही नहीं रखा, क्यों? यार क्योंकि अगर वैल्यू बिज़नेस समझ में नहीं आया, तो वैल्यू का क्या काम करेंगे? इस एग्ज़ाम्पल से समझो, एक कंपनी की हिस्टोरिकल अर्निंग्स बहुत अच्छी रही है, लेकिन उस कंपनी का जो मार्केट शेयर है, वो कोई और कंपनी लेके जाने वाली है, या फिर उसकी एनर्जी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हो गई है, या फिर उसके प्लांट में कोई मसला आ गया है, तो तुम अर्निंग पीछे वाली तो आगे फ़ोरकास्ट नहीं कर सकते हो ना।
बिज़नेस मॉडल को समझोगे ना तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि अगले 5 साल में, 3 साल में कंपनी के साथ होगा क्या। और एडवांटेज मैं तुम्हें बताऊँ, बिज़नेस मॉडल की अंडरस्टैंडिंग तुम्हारे पास होगी, जो मार्केट में जो तुम्हें करेक्शन नज़र आती है ना कभी-कभी कि स्टॉक नीचे आ गया, स्टॉक ऊपर चला गया, उससे तुम बच जाओगे। क्योंकि तुम्हारे पास बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग है। मुझे लगता है आज 100 यूनिट बिकते हैं, जो कि 3 साल बाद 500 यूनिट बिकेंगे। हर साल 25-25, 30-30% की ग्रोथ आएगी सेल्स के अंदर। जब तुम इतने कॉन्फिडेंट हो तो तुम्हें पीई और वैल्यूएशन और इन सब पे इतना ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर तुमने खाली उसके ऊपर फोकस किया, सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया, तो अर्निंग गिरेगी तो तुम्हारी पूरी वैल्यूएशन आउट। सो ऑलवेज स्टार्ट ऑफ विद द टॉप। अ अच्छा, अब ये तो हो गई फंडामेंटल्स, मैं टेक्निकल कब शुरू करूँ? या टेक्निकल्स तुम्हारी मर्जी है, बट मैं तुम्हें ये बता देता हूँ फंडामेंटल एनालिस्ट जो हमारी टीम यहाँ पे बैठ के काम कर रही थी वो कैसे करते हैं। वो करते ये हैं कि यार एक फंडामेंटल एनालिसिस एक कंपनी का कर लिया, उसको डीप डाउन देख लिया और उसके बाद उसकी वैल्यूएशन पे पहुंच गए। ये पूरे स्टॉक्स के ऊपर हम लोग रैंकिंग करते हैं, यार ये 7 on 10 एनालिसिस है, 9 on 10 एनालिसिस है या 3 on 10 एनालिसिस है। अब लेट्स से हम 7 एंड ऑनवर्ड्स पे हैं। अब टेक्निकल जिसको देखना आता है, या जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम्हें देखना आता है या मुझे देखना आता है, तो हम देखेंगे उसकी एंट्री पॉइंट बेस्ट टू बेस्ट क्या हो सकती है। सो टेक्निकल एनालिस्ट क्या करता है, वो देखता है कि यार एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट क्या निकलेगा, फंडामेंटल एनालिसिस का कोई ताल्लुक नहीं है। फंडामेंटल एनालिस्ट जब टेक्निकल को यूज करता है तो वो एंट्री प्राइस को बेस्ट पॉसिबल करने की कोशिश करता है। यानी कि अगर मुझे कोई चीज 1000 रुपए की मिल रही है, मुझे लगता है यहां से थोड़ी सी करेक्शन इसमें आ सकती है 900 रुपए की, ऑल्दो मेरी 1600 रुपए की टारगेट प्राइस है। अगर मुझे ये आता है तो क्यों ना मैं बेटर टाइम कर लूं। बट ओवरऑल स्पीकिंग, तुम इन्वेस्टर के साथ काम कर रहे हो, टेक्निकल विल रिमेन 5% ऑफ द टोटल एनालिसिस और मे बी लेस। फंडामेंटल एनालिसिस जो तुम्हें कन्विक्शन देगा ना, जो मैं तुमसे सवाल पूछूंगा तुम्हारे एनालिसिस के बाद, वो तुम्हारे टेक्निकल से कभी भी निकल के नहीं आएंगे। और लेटर ऑन जब तुम अपने पैसे खुद लगाओगे स्टॉक्स के अंदर, तो तुम्हें एक चीज समझ में आ जाएगी कि यार ये जो छोटी मोटी करेक्शन होती है ना, छोटी मोटी का मतलब 15-20% हो सकती है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि तुम्हें पता है बिजनेस मॉडल 5 साल बाद क्या दिखेगा। तो हमारा मेन फोकस फंडामेंटल एनालिसिस ही मेन रहेगा। फोकस फॉर समवन हु वांट्स टू स्टे इन द स्टॉक, जो चाहता है कि घबराहट ना हो जब स्टॉक नीचे आ रहा हो या बहुत तेजी से ऊपर चला गया हो। फंडामेंटल एनालिसिस, यही कॉन्सेप्ट है, तुम बाकी लोगों के साथ भी काम करोगे तुम्हें यही मिलेगा। और यही तुम्हारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि 95% फंडामेंटल एनालिसिस, और मैं तुम्हें बता चुका हूं करना कैसे है। सही है।